नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए, आज की न्यूज़ पर चर्चा करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है और संस्कृति आईएएस भाई और बहन के प्रेम के पर्व के लिए एक महत्वपूर्ण ऑफर लेकर के आए ताकि आप सभी लोग इसका लाभ उठा करके जल्दी से अपने सपने को पूरा कर लें। यह जो आप लोग के लिए कोर्स लाया गया है, इसमें 50% की छूट दी गई है। यह छूट किन किन कोर्सेज पे अप्लाई है? फाउंडेशन कोर्स पे मिलेगी जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, साथ साथ में यूपीएससी प्रीलिम्स कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स और इतिहास और भूगोल के वैकल्पिक कोर्स रहेंगे। यह पूरी की पूरी सुविधा आप लोग को मिल जाएगी लाइव कोर्स पे, ऑनलाइन कोर्स पे, पेन ड्राइव कोर्स पे और डीएलपी कोर्सेज पे। तो यह जो ऑफर है लिमिटेड समय के लिए, यानी कि आप इसका लाभ केवल 29 अगस्त से 1 सितंबर के बीच ही उठा सकते हैं। हालांकि संस्कृति आईएएस ने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए ईएमआई की व्यवस्था भी की है, तो जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ उठाइए और आगे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। तो कौन कौन से विषय हैं जिन पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, यह सभी हम लोग की आज की करंट अफेयर न्यूज़ है। तो चलते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ। जो पहली न्यूज़ है उसमें दो कारण छुपे हुए हैं जिसकी वजह से मैं आपके साथ ये चर्चा कर रहा हूँ। तो बात यहाँ पर है चंद्रमा के बिंदुओं का नामकरण करने की। जैसा कि बीते शनिवार को हम लोगों ने एक खास चीज़ नोटिस की कि भारत के प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों से बात करते हुए उन्हें बताया कि अब हर वर्ष हम सभी लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे 23 अगस्त के दिन, क्योंकि इस दिन हमारा चंद्रयान लैंड किया है और सक्सेसफुली सारा काम हुआ है चंद्रमा के लिए। तो ऐसी स्थिति में अब यह दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि चंद्रयान 2 जिस पॉइंट पर लैंड हुआ था उसे हम लोग तिरंगे के रूप में जानेंगे, जबकि चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को हम सभी लोग शिव शक्ति के रूप में जानेंगे। तो एक मन में सवाल उठ जाना चाहिए इस जगह पे कि प्रधानमंत्री मोदी ने नाम दे दिया, तो क्या ऐसे कोई भी देश कुछ भी नाम दे सकता है, या अगर नाम दिया जाएगा तो इसके लिए कोई खास प्रक्रिया फॉलो होती है या नहीं? तो नियम क्या है, एक प्रश्न अपने आप में उठ जाता है। वहीं एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह भी है जो थोड़ी सी मजाकिया है, बचकानी है, पर कहीं ना कहीं सोचने वाली है। तो दूसरी न्यूज़ जो हमें दिख रही है यहाँ पर वह है स्वामी चक्रपाणी महाराज। तो बहुत ही खास व्यक्ति हैं और सनातनी हैं और लोगों को सभी चीज़ें बताते हैं, ज्ञान साझा करते हैं उनके साथ। बट इनके द्वारा दी गई एक स्टेटमेंट ने हमें मजबूर कर दिया कि आज आपके साथ बात कर ही लीजिए, अब छोड़ना नहीं है, अब बात हो इसके ऊपर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बात कही और ट्वीट भी किया। और ट्वीट करते हुए उन्होंने यह कहा कि भाई अब चंद्रमा के ऊपर हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि चंद्रमा, जिसको हम सभी लोग बचपन से बच्चे क्या बुलाते हैं, चंदा मामा, तो कह रहे हैं कि अब चंदा या चंद्रमा के रूप में ना जाना जाए इस प्लैनेट को और इसका नाम बदल के कर दिया जाए सनातन या हिंदू राष्ट्र, इसको नाम दे दिया जाए, ऐसा इन्होंने कहा है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने चाह रहे हैं ये चंद्रमा को। तो आप लोग की क्या राय है इसके ऊपर, बना दिया जाए या नहीं? क्या कहते हैं? अपनी जो हमारी ऑडियंस है, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग सबकी बात सुनेंगे, तो कमेंट कीजिए मुझे, देखते हैं आप लोग की राय कहाँ तक जाती है। बट ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मुझे बहुत अधिक बचकाना लगा। मुझे ही नहीं, बहुत लोगों को इस वजह से बहुत अधिक क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो इसी वक्तव्य ने हम लोग के मन में भी प्रश्न खड़ा किया कि क्यों और कैसे ही नामकरण किया जाता है किसी ग्रह का या चंद्रमा के जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनका। तो समझते हैं और देखते हैं कि क्या हम चंद्रमा को अब आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र के रूप में जान पाएंगे या नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कुछ खास बातें इससे जुड़ी हुई। तो 2 पॉइंट जो हैं आप सभी लोगों को याद रखने हैं जो अभी नामकरण किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब सारी बात करते हैं हम लोग स्पेस से जुड़ी। तो इसके लिए ज़रूरी है हम सबसे पहले पढ़ें बाह्य अंतरिक्ष संधि। तो क्या हुआ था कि यह जो संधि हुई थी, यह संधि हुई थी कोल्ड वॉर के दरमियान, यानी कि 1966 में। इस दौरान क्या था कि लगातार दोनों देश बहुत अधिक प्रयास कर रहे थे, अमेरिका भी और सोवियत संघ भी, दोनों लगातार प्रयास कर रहे थे कि कुछ भी हो चंद्रमा की तरफ जाया जाए। रशिया पूरी कोशिश कर रहा था कि लूना लेके जाना है, वहीं अमेरिका फोकस कर रहा था कि अपोलो लेके जाना है। तो दोनों की बहुत मेहनत थी। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इन दोनों की जो ये आपसी पूरा का पूरा शीत युद्ध बना हुआ था, बाकी अन्य देशों को उसने चिंतित कर दिया और ये बात सभी देशों ने मिलकर उठाई कि ये क्या चल रहा है इनका आपस में और आने वाले समय में क्या होगा। ऐसा ना हो कि चंद्रमा पे कोई पहला व्यक्ति पहुंच जाए तो कब्जा ले, कहे कि हमारा ही चंद्रमा है, अब तुम इसका प्रयोग नहीं करोगे, ना ही देख पाओगे। अमेरिका वाले कल को बोल दें कि भाई ठीक है, अब चंद्रमा हमारा हो गया क्योंकि हम लैंड किए थे पहले, और उन्होंने साथ में यह भी कह दिया कि अब भारत वाले लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे और महिलाएं अब करवा चौथ का व्रत भी नहीं खोलेंगे इसके माध्यम से, तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सारे के सारे प्रश्न उठाए गए। तो ऐसी स्थिति में फिर बाह्य अंतरिक्ष संधि हम लोग के
सामने। तो इसमें क्या बातें की गई और क्या क्या तथ्य प्रस्तुत किए गए जिन पे सभी देशों ने सहमति दर्ज की, जरा समझना जरूरी है। तो यह जो सारा कार्यक्रम हुआ था, यह हुआ था संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा, और यहाँ पे बात की गई बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए क्या क्या मामले होने चाहिए या क्या नियंत्रण रहेगा, कोई देश किसी ग्रह को लेकर अपना आधिपत्य दिखा सकता है या नहीं। तो इसका अनुच्छेद 2 अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे अधिकार क्षेत्र में हो तो हम कुछ भी नाम रख दें, चंद्रमा अगर हमारे अधिकार में आए तो हम हिंदू राष्ट्र रखें, या हम कह दें कि यह एक धर्मनिरपेक्ष प्लेनेट है। बात क्लियर है। बट इसका जो संधि में अनुच्छेद 2 है वह यह कहता है कि कोई भी देश A to Z, अमेरिका, रशिया, हम किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर देश के लिए नियम है कि आप चंद्रमा, किसी दूसरे ग्रह या किसी एक्सोप्लैनेट, किसी भी खगोलीय पिंड के लिए आप अपना राष्ट्रीय दावा नहीं कर सकते। अगर आप वहां जाते हैं या उसकी खोज करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाएंगे, यानी कि राष्ट्रीय विनियोग के अधीन वह नहीं हो पाएगा। यानी कि इसने साफ साफ मना कर दिया कि जो पूरा का पूरा ये खगोलीय विश्व है, जो हमारी आकाश गंगा है, जो हमारा सौर मंडल है, एक्चुअल में यह सभी देशों के लिए एक साझी संपत्ति है। यानी कि अब जो भी कर रहे हैं मिलजुल के करना है, सभी के सहयोग से करना। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट इस पे अपना दावा नहीं कर सकता। यह इस संधि ने स्पष्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं जाऊं दौड़ता हुआ और जाकर के चंद्रमा पे झंडा लगा दूं या मंगल पे झंडा लगाऊं और उसके बाद कहूं कि अब सब मेरा है, अब प्लॉट काटेंगे यहाँ पे दूर दूर तक और लोगों की रजिस्ट्री यहीं पे मैं ही शुरू करवाऊंगा साइन करके। नहीं कर सकते आप ऐसा, कुछ भी नहीं है व्यवस्था। बात क्लियर है सभी लोग को। यहाँ पर हालांकि एक खास बात यह है कि जब ये संधि हुई तो उस समय नामकरण को लेकर के कोई मुद्दा नहीं था, तो इसलिए नामकरण के मामले में यह संधि जो है कुछ खास बात नहीं बताती, लेकिन खास बात बताती है चंद्रमा या किसी और प्लैनेट पे झंडा लगाने के बारे में। तो ऐसी स्थिति में कई बार होता है जैसे कि भारत का झंडा जो है वह चंद्रमा पे पहुंच गया, तो क्या महत्व है इसका? तो यह संधि बताती है कि एक्चुअल में इसका कोई महत्व ही नहीं है। आपने किसी और प्लैनेट पे जाकर अपना झंडा लगाया, इसका मतलब ये है कि ठीक है, आपकी उपस्थिति उस जगह है, आपके द्वारा भेजा गया कोई यान वहां पहुंचा है या कोई आपका उपकरण वहां पहुंच गया, ये आपकी उपस्थिति को दिखा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके नियंत्रण में चीजें अब आ जाएंगी। यह है कि ठीक है, एक पॉइंट तक आप पहुंच गए हैं। बात क्लियर है। तो इन सभी चीजों को किस प्रकार से संधि में प्रस्तुत किया गया ये हम देख पा रहे हैं। और जरूरी इसलिए भी है कि अगर यूपीएससी ने आपसे कोई भी यहाँ प्रश्न पूछ लिया स्टेटमेंट दे करके, तो जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए अब नामकरण वाली बात। अब हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने नाम दिया, हम समझ गए कि अगर जा रहे हैं झंडा लगा दे रहे हैं तो कोई विशेष महत्व नहीं है, संपत्ति तो भाई अब ये साझी है और चंदा सबके मामा है, चाहे आप अमेरिका में हो या फिर आप रशिया में या भारत में या अरब कंट्री में, सबके लिए वो सेम है और समान रूप से प्रयोग करेंगे। हम किसी को रोक टोक नहीं सकते और अपना अधिकार नहीं दिखा सकते। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब हम अपना अधिकार ही नहीं दिखा सकते, वह हमारे अधीन नहीं होगा, वह प्लैनेट हमारा नहीं हो सकता, तो हम नामकरण क्यों कर रहे हैं और क्या जरूरत है इस नामकरण की? तो इस स्थिति में भाई हम लोग को समझना जानना पड़ेगा अब खगोलीय संघ के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में महत्वपूर्ण बातें अब छुपी हुई है। क्यों? देखिए, जब हम लोग भूगोल पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि पूरी पृथ्वी को हम लोगों ने अक्षांशीय रेखाओं में और देशांतरीय रेखाओं में बांटा हुआ है, सभी जानते हैं। अब ये जो अक्षांशीय रेखा है और ये देशांतरीय रेखा है, इनका क्या महत्व है? एक्चुअल में देखा जाए तो इनका कोई खास महत्व है ही नहीं, और पृथ्वी के ऊपर तो ऐसी कोई रेखा एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पर क्यों है फिर भी ये रेखा? और हम कभी भी किसी भी देश की स्थिति पढ़ते हैं तो जनरली यह अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति बीच में आती है। केवल इतना ही नहीं, हमने अलग अलग आइलैंड्स के लिए चैनल भी बना दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका क्या महत्व है? तो जब शुरुआत हुई थी दुनिया को पहचानने की और अलग अलग प्लेसेस को आइडेंटिफाई करने की, तब जाकर के ये सारी टर्म आई। आज हम जानते हैं कि भारत की स्थिति कितनी अक्षांशीय है, कितनी देशांतरीय है। क्यों हम मान रहे हैं कि ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड से ही निकलेगी? क्यों हमने इंटरनेशनल डेट लाइन बना दी, वो भी टेढ़ी मेढ़ी बनाई है? तो सबके पीछे जो कॉन्सेप्ट निकला था वो उसी समय निकला था कि जगह की पहचान कैसे की जाए। तो सूर्य की स्थिति के अनुसार और अलग अलग आइलैंड की निकटता और दूरता के मामले में हम लोगों ने अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति बनाई। अब ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं कि चंद्रमा के बारे में हमको बहुत अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं उसका एक ही साइड हमें दिखाई देता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट मार्क कर ले रहे हैं।
एज अ मेमोरी, ताकि कुछ एरियाज को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएं कि इस देश का कोई भी एक उपकरण या कोई यान अब यहाँ तक पहुँच गया। तो इसके लिए ज़रूरी है अब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ को जान लिया जाए। कह रहे हैं कि इस संघ के अंदर कितने सदस्य हैं, 92 मेंबर्स हैं, और इन 92 मेंबर्स में इंडिया भी एक मेंबर है। अब जब इंडिया इसका मेंबर बन गया है तो इंडिया को पावर ही मिल गई है कि आप किसी अपने पॉइंट को, जहाँ पे आपका कोई मिशन लैंड किया है, उसको कोई विशेष नाम दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो उसके लिए बताया है इन्होंने कि पहले संघ की ज़रूरत थी, तो संघ बनाया 1919 में। अब 1919 वाला समय भी आप लोग समझिए कितना पुरानी बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद इसको बना लिया गया था, ताकि भाई कभी भी भाई विश्व के लिए, अंतरिक्ष के लिए इस प्रकार की समस्याएं ना खड़ी हो। बात क्लियर है। तो जनरली ऐसा देखते हैं कि अब कहीं भी कोई नामकरण का कार्य होता है तो इसी की मध्यस्थता होती है। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है। वह प्रक्रिया कैसे फॉलो करनी पड़ती है, तो प्रक्रिया शुरू होती है पहली फोटो से। जैसे कि क्या होता है कि अगर कहीं पे, जैसे कि हम लोग का लैंडर लैंड किया वहाँ पे, अब जब लैंडर उतरा तो लैंडर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उतरा, और जब वो पर्टिकुलर पॉइंट पे उतरा तो उसके बाद उसने हमें फोटोज भेजनी शुरू की। तो जो पहली फोटो आती है, उस पहली फोटो के आधार पर हम अपनी पूरी प्रक्रिया को, पूरा प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो समझते हैं कैसा है प्रोसेस और कौन कौन इंक्लूड है उस प्रोसेस में। तो चित्र के आधार पर सारा काम, प्रोग्राम शुरू होगा, और थीम को समझेंगे कि एक्चुअल में थीम क्या है, क्या काम हुआ है। ठीक है, इसके पीछे का भी एक कार्रवाई होती है। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री ने नाम दे दिए। अब हम लोगों ने जो नाम दिया है, चाहे हम बात कर रहे हैं तिरंगा की, या फिर हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे शिव शक्ति की, यह जो अभी नाम दिए गए हैं ना, एक्चुअल में ये नाम सिर्फ भारत के लिए ही मान्य है। अभी दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं की हुई है। तो दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी कैसे? अब इसरो दिखाएगा फोटो कि देखो जी फोटोज आ रही हैं। अब क्या होगा कि एक पूरी की पूरी टीम बैठेगी, उस टीम को कहते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है, खगोलीय संघ, उस खगोलीय संघ का कार्य समूह। तो यह जो कार्य समूह है अभी उस फोटोज को देखेगा, जानेगा, समझेगा, और जो नाम सजेस्ट किए हैं ना इंडिया ने, ये नामों को समझेगा कि एक्चुअल में नाम क्या दिए गए हैं, क्या महत्व है, क्यों दिए जा रहे हैं। तो जब कार्य समूह इसके ऊपर अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेगा, उसको लगेगा कि ठीक है, नाम सही दिए गए हैं और इन पॉइंट्स के लिए इन नामों को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो रिकॉग्नाइज करने के बाद यह अपनी पूरी रिपोर्ट जो भी रहेगी वह भेज देगा इस कार्य समूह को, जिसको कहते हैं ग्रह प्रणाली नामकरण के लिए कार्य समूह, शॉर्ट में WGPSN। अब जब इसके पास यह नाम आ जाएगा तो आगे की कार्यवाही इसकी होगी। यह सब चीज़ों को नोट डाउन करेगा और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देगा। इतना भी बताएगा कि चंद्रमा पे कौन सा वाला पॉइंट एक्चुअल में किस रूप में जाना जा रहा है। बहुत सारे पॉइंट हैं, अमेरिका के अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पर हैं, अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर हैं, रशिया ने भी सेम कब कर रखा, और अब कुछ जगह हम लोगों को भी मिल गई है जो भारत के लिए जाने जा रहे हैं क्षेत्र। ठीक, और जिस समय यह जो संस्था है, ये जो समूह है, जब यह वेबसाइट पे सब चीज़ को अपलोड कर देगा तो उसके बाद भी मामला कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद भी क्या होता है कि 3 महीने का समय रहेगा। अगर किसी देश को कोई आपत्ति है उस नाम की, या वह कुछ बोलना चाहता है या वो कहना चाहता है कि इसको हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में उसको लिए 3 महीने का समय मान्य होगा। यानी कि इस दौरान 3 महीने की अवधि में अगर किसी मानक का उल्लंघन हो रहा है तो वह नाम वापस भी लिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब यह भी प्रश्न आ गया है हमारे सामने कि अगर ये पूरी प्रक्रिया के पालन करने के बावजूद नाम वापस हो सकता है 3 महीने का समय आपत्ति के लिए, तो क्या कोई नॉर्म्स निर्धारित है? क्या ऐसे मानक हैं जिनके आधार पर ही पूरा नामकरण किया जाता है? तो जी हाँ, एक्चुअल में कुछ बातें कही गई हैं जिनका पालन एक देश को करना होता है कोई नाम भेजने से पहले। क्या पालन करना होता है, समझिए। पहली बात तो यह है कि जो नाम आप भेज रहे हैं वो सरल और स्पष्ट हो। कोई अजीब गरीब नाम नहीं भेजना कि मतलब समझ से ही परे है, कोई महत्व नहीं है, बेमतलब का नाम है। तो सरल हो, स्पष्ट हो, लोग समझें उसको। बाहर वाले लोग ना समझे, बट एटलीस्ट आपकी कंट्री, आपके लैंग्वेज वाले जो लोग हैं वो तो समझ पाए उसकी अर्थ क्या है उसका। बात क्लियर है सभी को। दूसरी बात है मौलिकता। जो नाम आप दे रहे हैं वो एक्चुअल में आपका अपना नाम होना चाहिए और पहली बार प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे देश ने भी वही नाम सजेस्ट कर रखा है और उसका अर्थ वही निकल करके आ रहा है और आप भी घूम फिर के उसी जगह पे आ जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मामला फिर गड़बड़ है। तो ये काम भी नहीं करना, मौलिकता होनी चाहिए, आपका नाम स्पेशल होना चाहिए। अब जैसे कि हमने नाम दिया तिरंगा, कोई दूसरा देश नाम दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता, किसी स्थिति में नहीं दे सकता। हमने नाम दिया है शिव शक्ति, तो ये शक्ति हमारे पास है इसलिए हमने शिव शक्ति प्रयोग किया है। इसके अलावा एक और पॉइंट है चंद्रमा पे जिसको हम लोग जानते हैं जवाहर पॉइंट के नाम से। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है जिसके लिए हमने यह पॉइंट निर्धारित किया। तो
कोई और नहीं देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, तो बहुत विशेष है हमारे लिए, इसलिए यह नाम हमने उनको दे दिया था। तो बात क्लियर है सभी को, तो मौलिकता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि भाई आप पॉलिटिकल पर्सन्स को यहाँ पर नाम नहीं देंगे, ऐसा बोला गया है। अगर कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी 19वीं शताब्दी से पहले की है, यानी कि जिस समय देश आज़ाद हो रहे थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाई पूरे के पूरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह शहीद हो गए, एक प्रमुख क्रांतिकारी, तो ठीक है, ऐसे व्यक्तियों का स्वागत है। लेकिन कौन से, जो 19वीं शताब्दी से पहले के हैं। और एक स्थिति हम समझें तो पश्चिमी विश्व अधिकांश जो थे वह 19वीं शताब्दी तक आज़ाद हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं यह जो टर्म है यह वहीं इसीलिए यूज़ की गई है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी से पहले की जो राजनीतिक हस्तियाँ हैं उनका नाम ले सकते हैं, बट वर्तमान स्थिति का नहीं। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि पहली बात तो व्यक्ति होना चाहिए खास, और अगली बात यह है कि व्यक्ति जीवित नहीं होना चाहिए। यदि वह व्यक्ति जीवित होगा तो ऐसी स्थिति में भी वह नाम एक्सेप्ट नहीं होगा। ज़रूरी है कि व्यक्ति की मृत्यु कम से कम 3 वर्ष पहले हो चुकी हो। कोई लगता है ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में अपने नाम पे ही पॉइंट रख सकता हो? तो बताइए मुझे। बट कंडीशन अभी यही है कि 3 वर्ष ज़रूरी है कि हो गए हों उस व्यक्ति को दिवंगत हुए हुए। इसके अलावा यह भी एक नियम बनाया गया था कि आप राजनीतिक व्यक्तियों का तो प्रयोग नहीं करेंगे, साथ साथ सैन्य व्यक्तियों का टाइटल भी यूज़ नहीं करेंगे, और धार्मिक महत्व वाले जो भी कोई टर्म हो सकता है अब उसको यूज़ नहीं करेंगे। बट अभी वर्तमान में इस टर्म को इन्होंने अब ख़त्म कर दिया है, और अब स्थिति यह बना दी है कि आपके कोई जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं या वेद हैं, उनमें कोई व्यक्ति है, कोई खास है, कोई देव है, या कोई दैत्य ही क्यों ना हो, राक्षसों के नाम पे भी हम लोग किसी पॉइंट को नॉमिनेट कर सकते हैं। आज की स्थिति में यह नियम बना दिया गया है, तो अभी इसको परिवर्तन करके सेट कर दिया है। तो जो पहले की स्थिति थी उसको थोड़ा बदला है इन्होंने। इसके अलावा जीवित नहीं, जो बता चुका हूँ, स्मरणोत्सव। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को स्मरण करने के लिए ही आप कोई पॉइंट नॉमिनेट कर दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ स्थिति आप ऐसी बनाइए कि सीधी चीज़ें उसी तरह से ना हो रही हो, मतलब ठीक है व्यक्ति खास रहा हो, खास काम किया हो, घुमा फिरा के चीज़ें हम कर देंगे, बट ऐसा नहीं कि मतलब यह व्यक्ति था तो याद रखना ही रखना है, चंद्रमा के लिए जोड़ देनी है चीज़ को, तो उस वजह से नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इन चीज़ों से परहेज करना है। तो यह वह मानक है जिनका पालन करना ज़रूरी है किसी भी पॉइंट को नॉमिनेट करने के लिए। तो फिलहाल हम लोगों ने जो नाम दिए सारे के सारे ठीक ही हैं, अच्छे नाम है अपने आप में, और उम्मीद है कि इनको रिकॉग्नाइज भी कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। तो जिस प्रकार से कह रहे हैं ना कि अब चंद्रमा का नाम बदल के हिंदू राष्ट्र हो जाए या इत्यादि इत्यादि, तो आपके क्या कहना है बताइए। तो चलिए आगे देखते हैं, इससे जुड़ी कुछ खास बातें जो हमें बता रही हैं चंद्रमा पे भारत के अन्य पॉइंट्स के बारे में। ऐसा नहीं कि पहली बार हमने कोई पॉइंट नॉमिनेट किया हो, इससे पहले भी 2 पॉइंट चंद्रमा पे हम लोग के लिए खास है। जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जवाहर स्थल है, एक जवाहर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, चंद्रयान 1 के लिए इसको जाना जाता है, जिस जगह पर चंद्रयान 1 काम करते करते, एनालिसिस करते करते दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस पॉइंट को हम सभी लोग भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए जानते हैं। इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट है साराभाई क्रेटर, यानी कि हमारे जो अंतरिक्ष मिशनों के जनक थे उनके लिए यह जो कार्य हुआ था, यह चंद्रयान 2 के द्वारा किया गया था वर्ष 2020 में। यह उसके जो ऑर्बिटर था ना, ऑर्बिटर ने किया था। तो ऑर्बिटर ने क्या किया कि चंद्रमा की कक्षा में वह घूम रहा था, तो घूमते 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 उसको एक क्रेटर दिखा। क्रेटर का मतलब होता है एक्चुअल में गड्ढा, धसा हुआ हिस्सा जो था वह दिखा। वह खास था, अपने आप में खास क्यों था, तो बताते हैं कि इसके जो किनारे से गहराई थी वह 1.7 किलोमीटर थी, और इसकी जो दीवारें थी उनका जो ढलान था वह 25 से 35 डिग्री था। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था अपने आप में, तो इस वजह से इसको खास माना गया। भारत ने नाम दिया साराभाई क्रेटर, उसके बाद यह इसी रूप में जाना जा रहा है। तो 2 पॉइंट ऑलरेडी हैं हमारे, और 2 पॉइंट अब नए भी बन गए। इसी क्रम में इन सब न्यूज़ को जानने के बाद, सारी महत्वपूर्ण बातों को जानने के बाद, पूरी प्रक्रिया समझने के बाद, मैं समझता हूँ कि आप इस प्रश्न का उत्तर देने योग्य तो हो ही गए हैं। बहुत अच्छे से, आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं, तो दे दीजिए। इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ, जो मैं बता रही है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में। तो टाइगर रिजर्व जनरली चर्चाओं में रहते ही हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो कुंभलगढ़ अब चर्चाओं में आ गया। थोड़े दिन पहले भी था, आपको मैंने एक न्यूज़ में पढ़ाया था। जितने लोगों ने वीडियो देखी मुझे बताइएगा कब पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो फिलहाल न्यूज़ ये है कि भाई अभी सैद्धांतिक रूप से अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। सारा मामला अभी सैद्धांतिक रूप से चल रहा है कि जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको अब हम वन्यजीव अभ्यारण्य ना कह करके कुछ दिन में टाइगर रिजर्व कहेंगे, और यह राजस्थान के अंदर 6ठे टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाएगा। क्लियर है इतनी बात सभी को? अब मामला क्या है वर्तमान में समझ रहे हैं। आजकल क्या हुआ है कि एक विवाद उठा है यहाँ पर। विवाद क्यों है? अब आप वन्यजीव अभ्यारण्य को बना दे रहे हैं टाइगर रिजर्व,
ऐसी स्थिति में यहाँ की जो स्थानीय जनजातियाँ उन्होंने सारा मामला उठाया और वह कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा जीवन बहुत अधिक प्रभावित होगा। तो कौन कौन सी जनजातियाँ यहाँ रहती हैं? तो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को स्थिति हम समझते हैं तो पता लगता है कि भील, गरासिया और रायका, ये है जो चरवाहा जनजातियां हैं, ये है यहाँ पे निवास करती हैं वर्तमान में। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हमसे जनजातियां पूछ ली जाती हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इनको, अगर पूछी जाती है तो बेहिचक बता दीजिएगा। जनरली हम देखते हैं कि जो चीज़ें चर्चाओं में रहती है वही आयोग पूछता भी है। अब क्या हो रहा है कि एक्चुअल में जब हम किसी वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित कर देते हैं तो उसके लिए कुछ खास नॉर्म्स को फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है कि वह अगर पालन नहीं हो रहे तो फिर जो हम लोग की स्थिति देखनी है वो नहीं हो पाती। मामला कैसे है? जैसे कि अभी क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है कि मानव हस्तक्षेप रहता है, आना जाना चलता है और बहुत विशेष प्रोटेक्शन इसको नहीं दिया जाता। क्षेत्र रहता है, ठीक है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अब खास प्रोटेक्शन नहीं है, बट जैसे इसको आप नॉमिनेट कर देंगे, आप लोग इसको प्रमाणित कर देंगे एक टाइगर रिजर्व के रूप में, तो उसके बाद इसकी स्थिति बदल जाएगी और इसको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी। इसमें मानव गतिविधियां पूरी तरह से हतोत्साहित हो जाएगी और अवैध रूप से कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। साथ साथ जो भी व्यक्ति शिकार के लिए जाता है, जीवों को मारता है और उनका शरीर लेके आता है, यह सब कुछ वहाँ से बंद हो जाएगा और वह क्षेत्र मुख्य रूप से बाघों को दे दिया जाता है ताकि वह वहाँ पे रह सकें, सहवास कर सकें, अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकें। और हम सभी लोग काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर पे, तो उस स्थिति में यह सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। तो अब जब इतने सारे प्रोटेक्शन के नियम लागू हो जाएंगे तो ये जनजातियाँ जो हैं वह घबरा रही हैं, ये परेशान है क्योंकि इनको अपना जो प्राकृतिक अधिकार है वह सब छोड़ करके जाना पड़ेगा दूसरे स्थान पर और फिर स्थिति इनकी बदल जाएगी। तो ये छोड़ना भी नहीं चाहते, तो इसी वजह से इन्होंने विवाद उठाया और मामला काफ़ी वर्तमान में बढ़ गया। हालांकि ये भी चीज़ देखने वाली है, जो पता लगी है कि कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व में आज के समय में एक भी टाइगर नहीं है। क्लियर है बात? तो कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी अलग सी है, टाइगर नहीं है फिर भी टाइगर रिजर्व बना रहे हैं और जनजातियां इसकी वजह से परेशान हो रही है। मैंने कहा था कि बीते दिनों मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, एक लाइन मैंने आपका डिस्कस की थी। कब की थी? अभी थोड़े दिन पहले ही भाई राजस्थान का एक नया टाइगर रिजर्व सामने आया था। कौन सा था? कॉमेंट कर दीजिए, ठीक है, पता लगेगा कितने लोगों को याद है। क्लियर है इतनी बात सभी को? ओके। तो इसी वजह से अब सारी हलचल हो गई है। जानते हैं कि कैसे किसी एक क्षेत्र को टाइगर रिजर्व बनाया जाता है। तो टाइगर रिजर्व घोषित करने के ज़रूरी है कि पहले वह क्षेत्र वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित हो, क्योंकि क्या होता है कि प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती है। अगर वह राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य होगा तो वहाँ पर सारे के सारे जीव मिलजुल कर रहेंगे, किसी भी एक जानवर को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, सबके लिए होगा वो क्षेत्र। बट क्या होता है कि जब सबके लिए सब स्थितियां हैं तो सबके लिए साथ साथ है, बट किसी एक को स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जैसे कि बाघ हमारे लिए बहुत खास है, तो बाघ को अगर स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो उस जगह को हम कह देंगे अब यह टाइगर रिजर्व हो गया, तब इसको अनाउंस किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बाघों को संरक्षण देना और इनकी जनसंख्या को बढ़ाने पे ध्यान देना। कैसे अधिसूचित कर रहे हैं इसको, तो ज़रूरी है यह पता हो कि सबसे पहली बात होती है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की। जो प्राथमिक अप्रूवल आना होता है वो इसी से आना होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो चेक करती है कि स्थान बाघों के लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, उन्हें पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर आहार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्लाइमेट की कंडीशन क्या है, उनके अनुकूल है या नहीं है। जब यह सब चीज़ें एनालिसिस कर लेता है तो अब उसके बाद यह देगा आपको अप्रूवल। जब आपने यहाँ से अप्रूवल ले लिया है तो बाकी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहेगी कि वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो अंदर उसके एक आर्टिकल है, एक सेक्शन है, सेक्शन कौन सा है 38(5), उसमें फिर उसको शामिल करवा दिया जाएगा। यह पूरे का पूरा जो नियम है वह लागू होता है उसके लिए, ठीक है। तो यह सब मामला चलेगा और इसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप यहाँ पर सारे शिकार प्रतिबंधित कर दें और मानव गतिविधियों को भी रोक दें। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो अगर हम वर्तमान में बाघों के संरक्षण की स्थिति समझें कि बाघ को एक्चुअल में क्या माना जा रहा है, लुप्त प्राय है या नहीं है, अभी लुप्त वाली स्थिति में है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है या सेफ है, पूरी तरह से सुरक्षित है, तो माना जाता है कि भाई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में अभी इसको शामिल किया गया है। IUCN बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसकी रेड लिस्ट में इसको लुप्त प्राय मान रहे हैं, यानी कि इंडेंजर्ड है। अगर संरक्षण नहीं दिया, सुरक्षा नहीं की गई, नहीं संभाला गया इसको तो खो जाएगा, आने वाले समय में नहीं मिलेगा। वहीं साइट्स के परिशिष्ट 1 में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ बातें कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला के किनारे पर स्थित है। यहाँ पे जो जिले लगते हैं वह जिले हैं राजसमंद, उदयपुर और पाली।
हमें पता लगता है कि 1971 में इस क्षेत्र को एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था और तब से यह इसी रूप में चल रहा है। अब इसका रूप बदल जाएगा। यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदी बनास है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्जाम में पूछा जाए तो बेझिझक अब आंसर लगा दीजिएगा। अब इतना कुछ जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप लोग दिखाइए ना मुझे आंसर दे करके कैसा है ये क्वेश्चन, जल्दी से मुझे आंसर कीजिए। और इसी क्रम में हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है कि अब अफ्रीकी संघ का G20 में स्वागत किया जा रहा है। कौन करा रहा है? भारत के प्रधानमंत्री करा रहे हैं। एक्चुअल में भारत के प्रधानमंत्री लंबे समय से ग्लोबल साउथ के टर्म पे फोकस्ड है, लगातार कार्य कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, जो लगातार पिछड़ी रही हैं कहीं ना कहीं, जिनका विकास ठीक से नहीं हो पाया, जहां आज भी लोग भूखे सोते हैं रात में, और जो उनकी पर कैपिटा इनकम है बहुत कम है, तो उनको विकास के अवसर मिलने चाहिए और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है वह आज भी लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ मानी जाती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि यह न्यूज़ हम समझें और जानें कि एक्चुअल में अफ्रीकी संघ है क्या और क्यों प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इनको शामिल किया जाए। मैप आप सभी जानते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, तो आप लोग की स्क्रीन पर यह पूरा उसका मैप है। कुछ बातें इससे जुड़ी हुई हम लोग के सामने है कि अफ्रीका संघ एक्चुअल में है क्या। हमें पता लगता है कि इसमें 55 देश शामिल हैं जो अफ्रीका वाले ही हैं, बाहर के देश नहीं है इसमें। इनका जो हेड ऑफिस इन्होंने बनाया इथोपिया में बनाया हुआ अदीस अबाब नामक क्षेत्र में। अगर आधिकारिक तौर पर इसका कार्यान्वयन हम माने तो पता लगता है कि वर्ष 2002 में ही शुरू हुआ है। इससे पहले था बट एक्टिव नहीं था, तो आधिकारिक रूप से इसने काम शुरू कर दिया यहाँ पर। इससे पहले बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी हुआ करता था। यह काम करता था सभी अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए, बट फिर दिखा कि बहुत अधिक इफेक्टिव नहीं है, अच्छा काम नहीं कर रहा है और प्रोसेस और आउटपुट जो होने चाहिए वो नहीं हो रहे। तो ऐसी स्थिति में इसको एक नया रूप दे दिया जाए। जैसे कि लीग ऑफ नेशंस हम देखा कि फेल हो गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसके बाद हम यूनाइटेड नेशंस को लेकर के आए थे। तो इसी वजह से उसी प्रकार का एक कार्य है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की जगह पर अब हम देख रहे हैं कि अफ्रीकन यूनियन आ गया हमारे सामने। और यह जो पुराना वाला ऑर्गेनाइजेशन था इसका, उसका फाउंडेशन था 1963 में। क्लियर है इतनी बात? तो महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, और इसके लिए मैप हम लोग यही वाला फॉलो करते हैं। ठीक, ओके। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि क्यों भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सदस्यता दी जाए। पहला इंपॉर्टेंट रीजन ग्लोबल साउथ वाला, इनके डेवलपमेंट वाला मैंने आप लोग को बता दिया, और इसका एक बड़ा जो पूरा का पूरा लाभ मिल रहा है वह मिल रहा है भारत के प्रधानमंत्री को ही। क्यों? क्योंकि हम लोग के अच्छे संबंध बने हुए हैं, हम लोग इनको असिस्टेंस देते रहते हैं समय समय पर, जिस वजह से क्या है कि हमारे हितैषी हो गए हैं। तो आने वाले समय में अगर कभी भी G20 में हमें अपने पक्ष में मतदान करना होगा तो अफ्रीकन कंट्रीज हमारे फेवर में मतदान कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत अधिक लाभ होगा यहाँ पे। इसके अलावा ये पता लगता है कि अभी सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका जो है वह विशेष है और वह शामिल है। तो सिर्फ जो भी यहाँ से लाभ मिल रहा है वो उसको मिल रहा है, और बाकी जो और कंट्रीज हम देख रहे हैं कि लीस्ट डेवलप है, अच्छे से विकास नहीं कर पा रही है, तो उन तक भी इसका लाभ पहुँच जाएगा। तो समावेशिता में इसी वजह से वृद्धि होगी, प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, और जो अफ्रीकी कंट्रीज़ हैं उनके जो हित होंगे वो वैश्विक मंच पर आ जाएंगे और सभी सोचेंगे उनके तरफ काम करने के लिए, और उनके हित के जो प्रस्ताव होंगे वह सबके सामने आ पाएंगे। इसके अलावा सभी देशों में एकता, सहयोग और विकास की भावना बढ़ेगी, और वे देश जो एक अलग हाशिए पे पहुंचे हुए हैं, कटे हैं पूरी दुनिया से, वह सामने आ पाएंगे दुनिया की। क्लियर है बात? और शांति, सुरक्षा और स्थिरता, भुखमरी और क्लाइमेट चेंज जैसी जो समस्याएं हैं, मिलजुल के कहीं ना कहीं हम सामना कर पाएंगे इसका। क्लियर है बात सभी लोग को? तो यह महत्वपूर्ण रीज़न है जिस वजह से भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अफ्रीकन यूनियन ज्वाइन कर ले G20 और मिलजुल के काम हो सभी का। ठीक है, तो बीते दिनों हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है, अभी हम समझ रहे हैं कि कैसे G20 का एक्सपेंशन किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में इतना कुछ जान लिया तो एक प्रश्न का जवाब भी आप लोग दे दीजिए। आपके लिए बहुत आसान सा कार्य है ये आप लोग की स्क्रीन पर। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली और लास्ट न्यूज़ पे। कह रहे हैं कि अबाया के उपयोग पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है? फ्रांस। अब फ्रांस कह रहा है कि भाई आने वाले समय में अब कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी विद्यालयों में या शैक्षणिक संस्थानों में अबाया, एक धार्मिक कॉस्ट्यूम जिसका प्रतीत किया जा रहा है, माना जा रहा है, पहन के नहीं आ सकता। महत्वपूर्ण है न्यूज़ अपने आप में, और भारत से बहुत अधिक जुड़ी है क्योंकि हमारा जो कल्चर है वह सेक्युलर है पूरी तरह से। तो कब से यह नियम लागू हो रहा है? 4 सितंबर से लागू हो रहा है। स्कूल शुरू होने वाले हैं, वहाँ पर कह दिया है कि आप नहीं पहन सकते अबाया। अबाया का अर्थ होता है बुर्का पहनना। ठीक है, बुर्का कंप्लीट ड्रेस होगा, आपका बस फेस ओपन होता है, इसके अंदर आप फेस देख पाते हैं, हाथ बाहर होते हैं, पैर बाहर होते हैं, बट पूरी बॉडी आपकी कवर रहती है, हेड टू पूरी हील तक।
ठीक है। तो यहाँ पर जो अलग अलग चीज़ें हैं ये है इस्लाम धर्म की जुड़ी हुई है। तो वही उसने रीज़न दिया है फ्रांस ने कि एक्चुअल में जो अबाया है कॉस्ट्यूम, यह इस्लामिक कॉस्ट्यूम है, यानी कि अगर आप कहीं इसको पहन के जाते हैं तो इंसान खुद समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति किस धर्म का। तो आप शैक्षणिक संस्थानों में आ रहे हैं तो इसकी वजह से फ्रांस का जो सेक्युलर है, सेक्युलर ही नहीं, स्ट्रिक्ट सेक्युलर जो उसका नेचर है ना, वो यहाँ पर पूरी तरह से कॉन्डेमिनेट हो रहा है और जिस वजह से मामला गड़बड़ हो जा रहा है। तो ज़रूरी है कि भाई यह सब ना हो और उसका जो स्ट्रिक्ट सेक्युलर नेचर है वो बना रहे, इसलिए उसने यह नियम लागू करने का निर्णय लिया। आप लोग के सामने यह जो अलग अलग फ़ोटोज़ हैं यह सब दिखा रही हैं कि क्या क्या होता है। तो बुर्का पूरा कवर किया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा एक होता है निकाब। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आपकी आंखें खुली रहेंगी लेकिन फेस ढका रहेगा, चादर बोलते हैं इसको। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसमें फेस ओपन रहेगा, बाकी हेड कवर रहता है, बॉडी कवर रहता है। और हिजाब, हिजाब करते हैं तो पूरा सिर्फ फेस कवर रहता है, बाकी नीचे आप ड्रेस कुछ भी पहन सकते हैं। तो ऐसा देखा जाता है। यह सब स्थितियां जो है हम लोग अमूमन देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो धारण करती हैं। क्लियर है इतनी बात सभी लोग को? तो एक बड़ा विवाद रहा है लंबे समय से शैक्षणिक संस्थानों में इस प्रकार के कॉस्ट्यूम्स पहनने का, और कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म के ऊपर यह विवाद खड़े करता है। जनरली हम लोग हिंदुस्तान में देखते हैं, बीते दिनों लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था साउथ इंडिया में, क्योंकि कॉलेज के अंदर जो लड़कियां थी वह हिजाब पहनकर आ रही थी। तो लड़कों ने वहाँ पर इस बात को प्रोटेस्ट किया लेकर के कि क्यों हो रहा है ऐसा, फिर तो हम भी आएंगे, हम भी जय श्री राम के नारे लगाएंगे, हम भी भगवा पहन के आएंगे और उसका जो होगा देखा जाएगा। तो मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, हवाले हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि सेकुलर कल्चर है, सेकुलर कल्चर का मतलब है कोई भी जो ड्रेस किसी रिलीजन को रिफ्लेक्ट करती है वो नहीं पहना जाएगा। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ऐसा रहना चाहिए। बट फिर बेंच जो थी वह सारा का सारा मामला आया पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठी, वहाँ विवाद हो गया। एक जस्टिस थे वो कह रहे थे कि भाई ठीक है, नहीं पहनना चाहिए, सेकुलर नेचर है और स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है आपका कॉलेज। बट उसके बावजूद हमने देखा कि दूसरे जो जस्टिस थे उन्होंने कहा कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, आप यहाँ पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आपकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो वह डिस्प्यूट बढ़ गया, जिसके बाद अभी भी जस्टिस के ऊपर जो होना चाहिए वह पेंडिंग है और नहीं आ रहा है फाइनल जजमेंट। क्लियर है बात सभी को? तो कुछ खास मामले ऐसे ही थे। तो पता लग रहा है कि इसको इसलिए बोला गया कि इस्लाम धर्म का प्रतीक है, धर्मनिरपेक्ष कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। और पहले ही फ्रांस हिजाब पहनने पर 2004 में ही प्रतिबंध लगा चुका है, यानी कि अगर आप फ्रांस में रहेंगे तो हिजाब नहीं पहन सकते। ठीक है, अब आया क्या होता है वह आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ पहले ही, तो बात क्लियर हो गई है। इसके अलावा कुछ खास विवाद हमेशा चर्चाओं में रहे। कर्नाटक वाला आपको बताया मैंने, केरल वाले जो अधिनियम था वह ड्रेस कोड ला रहा था। केरल सरकार ने सोचा कि एक ड्रेस कोड होनी चाहिए, कोई भी बच्चा इस प्रकार की वेशभूषा धारण नहीं करे, चाहे हिंदू चाहे कोई और हो। यह तो वो मामले हैं जो जनरली सामने आ गए और बड़ा विवाद बन गए। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ खास पॉइंट्स गिनाऊं तो मैंने यह भी नोटिस किया है, कोई विद्यालय अगर क्रिश्चियन है ना तो वहाँ पे आप ना तो टीका लगा के जा सकते हैं, ना ही आप हिजाब जैसी कोई ड्रेस पहन सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे कोई भी कन्या जो है वह चूड़ी पहन के भी नहीं जा सकती। सब चीज़ों को प्रोहिबिट किया जाता है वहाँ पर। आप किसी को जय श्री राम नहीं बोल सकते वहाँ पर, यह बहुत अधिक नियम है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही, शायद अभी 10 दिन भी नहीं होंगे, मैंने न्यूज़ देखी कि किसी बच्चे ने वहाँ पर जय श्री राम बोल दिया था क्लास के, तो जिस वजह से पूरी की पूरी क्लास को भरी दोपहरी में खड़ा कर दिया गया था। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे और उनको पूरे दिन दोपहर में खड़ा रहना पड़ गया था। तो यह वो मामले जिन पर हम चर्चा कर लेते जो कोर्ट तक पहुंच जाते, बट ऐसे मामले भी हैं कि जिस पे संज्ञान लेना ज़रूरी है और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी न्यायपालिका को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। जब सेकुलर है तो सेकुलर सबके लिए, हमारी मर्जी, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। और अगर भाई कोई शैक्षणिक संस्थान चीज़ों को प्रोहिबिट कर रही है, मना कर रही है कि ऐसा नहीं करना है, तो फिर सबके लिए वह इक्वली होना चाहिए। क्यों किसी एक धर्म को फेवर किया जा रहा है, बाकी को नहीं किया जा रहा है, इस पर निर्णय लेना ज़रूरी है। एक खास मामला मैं आपका चर्चा करना चाहूँगा, अभी फिलहाल वर्तमान में दब गया है पर बहुत बड़ा मामला बना था एक समय, महाशा अमीनी का केस। महाशा अमीनी, यह जो लड़की थी, यह इसका मामला था। लड़की को आप देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि इसने क्या ही किया है, वास्तव में इसने क्या ही किया था। ईरान की पूरी घटना थी। ईरान में सिर्फ इसकी गलती यह थी कि इसने जो फीमेल ड्रेस है, जो ये हिजाब वगैरह पहनते हैं, उसको ठीक से नहीं पहना था। तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है, मोरालिटी पुलिस। ये जो टर्म है, ये जो पुलिस है, इस पुलिस के ऊपर खास जिम्मेदारियां हैं कि यह ड्रेस कोड फॉलो करवाए। तो यह किसी अपने
परिजन के साथ थी, कहीं जा रही थी ईरान में। मोरालिटी पुलिस ने इसको पकड़ लिया और इसको इतना मारा था, सिर्फ जिसने ड्रेस ठीक से नहीं पहनी तो उसको इतना मारा कि इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। पूरे ईरान में प्रोटेस्ट हुआ। आज भी वहाँ विरोध चल रहा है कि इस प्रकार के नियम नहीं होने चाहिए, लेकिन ईरान सरकार कहती है कि ईरान में रहना है तो शरीर ढक के रहना है, महिला खुला नहीं घूमेगी। बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में अगर इसको हम देखें तो। इस बेचारी की मृत्यु हो गई वहाँ पे। इसके साथ इसके भाई या पिता एक और व्यक्ति थे, उनको भी बहुत ज़्यादा मारा गया था उस समय, यह न्यूज़ में आया था। तो इस प्रकार के मामले हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं यह फीमेल एम्पावरमेंट के लिए धब्बा है, कलंक है और रोकते हैं महिलाओं को सशक्त होने से, और उनको जीवन के जो उनको अधिकार मिल रहे हैं उनको प्रतिबंधित करते हैं। बट न्यूज़ जानने के बाद ज़रूरी है कि आप लोग मुझे इस प्रश्न का जवाब दे दें, महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर ली, सभी चीज़ें बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आएगा तो अब हिचकेंगे नहीं, आप बेझिझक जवाब दे देंगे। तो ऐसे ही फिर मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, ऐसे ही अगली बातें फिर करेंगे, ज्ञानवर्धन करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।